आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी को जीत के बहुत नजदीक रखा है। तो सवाल यह है कि क्या अगर बीजेपी जीतती है, यानी एग्जिट पोल के नतीजे ही 2 मई के नतीजों में बदलते हैं, तो बीजेपी खेमे से यह तस्वीर सामने आएगी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल होगा अगर बीजेपी जीतती है। यह तस्वीर होगी कुछ, बेशक जश्न की मनाई है नतीजों के बाद, लेकिन मोदी फैक्टर बंगाल में काम कर गया यह कहना गलत नहीं होगा अगर यह एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह बड़ी जीत इस लिहाज से भी होगी क्योंकि बीजेपी के ऊपर अब तक यह कहा जा रहा था कि क्या बीजेपी की हवा खत्म हो गई है, क्या मोदी फैक्टर नहीं चल रहा है, क्या किसानों का आंदोलन का असर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ऐसे बहुत से फैक्टर थे, माने जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में काम करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे अगर 2 मई को आते हैं तो मोदी फैक्टर जीतेगा। और अगर इसमें कुछ बदलाव होता है और टीएमसी जीतती है तो यह तस्वीर होगी अगर टीएमसी जीतती है तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत होगी, ममता बनर्जी के लिए हैट्रिक होगी अगर टीएमसी जीतती है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर आज की यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने के बहुत नजदीक है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं बीजेपी के आंकड़े देखिए जरा। बीजेपी 138 से 148 सीटें, टीएमसी 126 से 136 और कांग्रेस 6 से 9 सीटें। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं आपको बता दूं कि बंगाल में सरकार बनाने के लिए लगभग 147 सीटों की जरूरत है। बीजेपी के अगर 148 सीटें आती हैं तो बीजेपी जीत के बहुत नजदीक होगी। टीएमसी 126 136 ये जरूर फिलहाल एज पर नजर आ रहा है। अगर देखिए 20 सीटें इधर उधर हुई तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन ये जो तस्वीर है फिलहाल ये तस्वीर ये बता रही है कि बीजेपी जीत के नजदीक है, लेकिन 2 मई के नतीजे ही फाइनल होंगे। लेकिन आपको बताऊं कि किसे कितना परसेंटेज वोट मिल रहा है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर 2016 के नतीजे क्या थे वो देखिए जरा एक बार। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2016 में देखिए दीदी की पार्टी टीएमसी को 211 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को सिर्फ 3। यह इसलिए बताना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी 3 सीटों से 148 तक पहुंच रही है और टीएमसी 211 से 120 और 136 तक पहुंच रही है। यह बता रहा है कि बीजेपी ने कितना गेन किया है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही जीत और हार की, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि जीत हार की वजह के पीछे क्या एक बड़ी वजह यह रही जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर जीत हार, क्या हिंदुत्व कार्ड जीत हार तय करेगा? क्या हिंदुत्व कार्ड की वजह से बंगाल का वोटर वोट देगा बीजेपी को या दीदी को? क्योंकि दीदी ने क्या सुनाते हैं हम आपको, दीदी ने कैसे चंडी पाठ किया, सुनिए जरा। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते मधुकैटभ विद्राभि विदात्ति वरदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विदात्ति वरदे नमो रूपं देहि जयं। तो क्या हिंदुत्व कार्ड काम करेगा या फिर यह हिंदुत्व कार्ड नहीं चलेगा? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये अब आपको बताता हूं। अगली वजह क्या है? अगली वजह क्या बीजेपी के इतनी सीटें जीतने के पीछे यह वजह हो सकती है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं? क्या तुष्टीकरण वजह हो सकती है? तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था बंगाल के अंदर। आइए आपको सुनवाते भी है, साथ ही साथ तुष्टीकरण क्या बंगाल में उलटफेर कर सकता है? मुसलमाने भागाभागी করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। तो ममता मुसलमानों से वोट की अपील कर रही थी और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दा बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन आपको बताऊं कि क्या ये 2 बड़ी वजह नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी वजह होंगी जीत और हार की, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको बताते हैं कि आखिर कुछ और ग्राफिक्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कुछ और ग्राफिक्स हम आपके सामने रखें, उससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ और वजह, क्या उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है? क्या भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है? हम आपको बता रहे हैं
भ्रष्टाचार, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी बार बार तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही थी, तृणमूल कांग्रेस पर यह इल्जाम बीजेपी लगा रही थी कि करप्शन स्टेट बन गया है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री हर रैली में बोल रहे थे। मैं देश के लोगों को, बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि नेता हो या अफसर, नारदा, शारदा और रोज वैली की आंच जिसके दामन तक पहुंचेगी जी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करप्शन को मुद्दा बना रहे थे और हर रैली में बोल रहे थे। क्या भ्रष्टाचार अगर बड़ा मुद्दा था और भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों ने वोट दिया, यही वजह है कि बीजेपी 3 से 148 तक जाती नजर आ रही है। एक और बड़ा मुद्दा आपको बता रहे हैं जो इस बार चुनाव में बड़ा छाया रहा, वो मुद्दा था अहंकार। क्या अहंकार पश्चिम बंगाल के वोटर को पसंद नहीं आया? देखिए जरा, क्योंकि अहंकार नजर आया रैलियों में। सुनिए। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রধানমন্ত্রী কেউ করে না। तो आपने सुना ममता बनर्जी किस तरह बीजेपी अध्यक्ष का मजाक उड़ा रही थी। क्या यह अहंकार ही टीएमसी को ले डूबेगा? ये सिर्फ सवाल हम उठा रहे हैं, लेकिन एक और वजह थी। वजह यह थी, क्या जीत हार की वजह हो सकती है इमोशनल कार्ड? इस इमोशनल कार्ड का फायदा मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह तस्वीर भी सामने आई थी। ये देखिए, दीदी स्कूटी चला रही थी, स्कूटी चलाते वक्त कई बार दीदी बची गिरते गिरते, उन्हें संभाल रहे थे उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, लेकिन दीदी के पैर में चोट लगी, दीदी व्हीलचेयर पर भी नजर आई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दीदी व्हीलचेयर पर थी। क्या इमोशनल कार्ड काम करेगा? ये देखिए, गिरते गिरते बची दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीदी के इस इमोशनल कार्ड पर सवाल उठाए थे। सुनिए। जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। और आइए अब आपको बताते हैं बंगाल में इस बार किसको कितना वोट मिलने जा रहा है। आपने देख लिया क्या वजह हो सकती है जीत हार की, हम आपको वजह और कारण बता रहे थे। अब आइए आपको बताते हैं किसको कितना वोट मिलेगा इस 2021 के चुनाव में, किसको कितना परसेंटेज वोट मिल सकता है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि टीएमसी 40% वोट टीएमसी को मिल सकता है, बीजेपी को 42% वोट मिल सकता है, लेफ्ट और कांग्रेस को लगभग 14% वोट मिल सकता है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीएमसी का वोट कम हो रहा है पहले के मुकाबले, बीजेपी गेन कर रही है। बीजेपी के पास पिछले बार भी लगभग 40% के आसपास वोट था, लेकिन यह बता रहा है कि बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है, जो सीधे सीधे सीटों में भी नजर आ रहा है। 2019 में लगभग इतना ही वोट था, इससे 2% कम वोट था बीजेपी के पास। लेकिन आपको 2016 की बात बताऊं, 2016 की तस्वीर देखिए जरा, 44% वोट टीएमसी के पास था, बीजेपी के पास सिर्फ 10%। 5 साल पहले बीजेपी के पास सिर्फ 10% वोट था, टीएमसी के पास 44% वोट था। और देखिए 5 साल में बीजेपी का वोट परसेंटेज जो अभी आ रहा है वो 42% के आसपास आ रहा है। यह बता रहा है कि कितना बड़ा यह चेंज आया है। और आइए आपको सुनवाते हैं हमारे साथ कुछ वक्त पहले जुड़े बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह, क्या कह रहे हैं वो इस टीएमसी और बीजेपी के जो एग्जिट पोल आया इस पर क्या कह रहे हैं अर्जुन सिंह? टीएमसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी को मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माथे फोड़ दे रहे हैं। तो जो बंगाल का कहानी यह है कि जो हारता है वो मारता है, चूंकि सरकार में है। आने वाले 2 तारीख को इनको समझ में आएगा कि थोड़े बहुत मार्जिन की बड़ी कहानी नहीं है, ये बड़े मार्जिन की कहानी है, जो ग्राउंड जीरो में यही बताएगा कि वो समझ में आ जाएगा इनको। नंदीग्राम में कम से कम 50,000 से ज़्यादा वोट से
शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे अर्जुन सिंह को। अब आइए जानते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर और क्या कारण रहे दीदी के हार के। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर से जो बातचीत निकलकर सामने आ रही थी, चाहे वो हिंदुत्व कार्ड की हो, चाहे वो तुष्टीकरण की हो, चाहे वो तोलेबाजी की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, लग रहा था इसने बाकी मुद्दों को हाईजैक कर लिया। लेकिन बुनियादी अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो क्या वजह हो सकती है। बंगाल के एग्जिट पोल में नतीजों से साफ है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के मूड में थी। कम से कम एग्जिट पोल के अनुमान यही बता रहे हैं। नहीं तो 2016 में 3 सीटों वाली पार्टी बीजेपी इस बार सरकार बनाने के करीब पहुंचती दिख रही है। मतलब बंगाल में बीजेपी ने जिस अंदाज में प्रचार किया, ममता के खिलाफ हल्ला बोला, एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि बंगाल में कमल खिलने वाला है। ये कम से कम एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदलते हैं तो यह स्थिति हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी नेताओं के आक्रामक प्रचार की वजह से बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। इसके अलावा तुष्टीकरण, तोलेबाजी, मोदी फैक्टर से लेकर हिंदुत्व कार्ड और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने असर दिखाया। वैसे 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, तब पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी। सवाल यही है कि अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में बहुत टफ फाइट होगी। बीजेपी बेशक 148 सीटों के साथ जीत के नजदीक नजर आ रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 147 सीटें चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान दीदी पर हमला किया, जिसकी बहुत तारीफ भी हुई, ये कहिए, और जो सबसे ज्यादा सुना भी गया। सुनिए जरा। दीदी, दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। तो प्रधानमंत्री का ये जो अंदाज था, बाद में प्रधानमंत्री ने आदरणीय दीदी कहना भी शुरू किया, लेकिन इस प्रधानमंत्री का ये हमला शायद दीदी को सबसे ज्यादा चुभा है। बेशक आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं न सिर्फ बंगाल बल्कि जल्दी से आपको बताते हैं बाकी दूसरे राज्यों का क्या हाल है। फटाफट आपको दिखा देते हैं बिना देरी के। असम में किसकी सरकार बन रही है, जल्दी से देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। असम में कौन सरकार बनाता नजर आ रहा है एग्जिट पोल पर। असम में मैं आपको बताऊं बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। देखिए जरा, 74 से 84 सीटें बीजेपी जीत रही है, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 1 से 3 अन्य के खाते में जा रही है। यानी असम में बीजेपी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से 126 सीटें कुल हैं, इसलिए बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में असम में हो सकती है। असम के अलावा मैं आपको जल्दी से बताऊं, असम के अलावा असम में कितना वोट परसेंटेज, किसे कितना वोट मिलने वाला है, जल्दी से मैं आपको बताऊं। 44% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिल रहा है और कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और एआईयूडीएफ मिलाकर 39% वोट मिल रहा है। लेकिन बीजेपी विनिंग एज पर है, जीत लगभग इन एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी असम में भी सरकार बना लेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं केरल, तो असम की बात हो गई। असम के बाद केरल की बात करते हैं। राहुल गांधी का केरल दौरा बहुत ज्यादा रहा, क्या इसका असर केरल में पड़ा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। केरल में क्या नतीजे आने वाले हैं हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर यही नतीजों में कन्वर्ट हुए तो एलडीएफ लगभग 72 से 80 सीटें जीतता नजर आ रहा है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लगभग 58 से 64 सीटें जीतता नजर आ रहा है। बीजेपी 1 से 5 सीटें जीतेगी केरला में। लेकिन इसके अलावा आपको बताऊं जल्दी से कि यह सीटों की बात हो गई, लेकिन वोट परसेंटेज, लोगों ने किसे चुना है, किस परसेंटेज में लोगों ने वोट दिया है, किसे, आइए आपको दिखाते हैं। एलडीएफ, आपके सामने एलडीएफ की तस्वीर है। एलडीएफ को 42.50%, लगभग 42.5% वोट एलडीएफ को मिल रहा है। यूडीएफ 36.95% और बीजेपी को 18% से ज्यादा वोट केरला में मिल रहा है। यह बता रहा है कि कैसे बीजेपी दक्षिण भारत में धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तमिलनाडु की सूरत हाल क्या होगी, क्या तमिलनाडु में उलटफेर होने जा रहा है। जल्दी से आइए आपको बताते हैं तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है।
तमिलनाडु की तस्वीर देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तमिलनाडु की तस्वीर है। डीएमके 160 170 सीटें, यानी ये बता रहा है कि डीएमके सरकार बनाने जा रही है। अगर यही एग्जिट पोल 2 मई को नतीजों में बदलते हैं तो डीएमके सरकार बनाएगी। एआईएडीएमके 58 से 68 सीटें जीतेगी, यानी डीएमके तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। कमल हसन भी चुनाव लड़ रहे थे, उनके बारे में इन आंकड़ों में जानकारी नहीं है बेशक, लेकिन आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि तमिलनाडु में किसे कितने वोट मिले हैं। परसेंटेज, वोट परसेंटेज जल्दी से आपको बता देते हैं। डीएमके को सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यानी 48.91% वोट डीएमके को मिले हैं और एआईएडीएमके को 35% से ज्यादा वोट मिले हैं। डीएमके को जो वोट मिला है वो ये बता रहा है कि कितनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ डीएमके वापस आ सकती है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि पुडुचेरी पर सबसे छोटा राज्य, सिर्फ लगभग 30 सीटें, और आपको बताएं कि पुडुचेरी में बीजेपी लगभग 45% वोट बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस को 40% वोट नजर आ रहा है आंकड़ों में। लेकिन सीटें किसे कितनी मिल रही हैं ये मैं आपको बता दूं कि 16 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में और 11 से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी पुडुचेरी में बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें शुरुआत में दिख रही हैं वो ये बता रही हैं। बहरहाल तो ये था सभी राज्यों का हाल। हमने आपको बताया किस राज्य में कौन सी पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से जीत रही है। फाइनल नतीजे 2 मई को आएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश में सबसे बड़ी महामारी की, कोरोना की। कोरोना लगातार आंकड़ों के हिसाब से डरा रहा है, चाहे वो केसेस हो या फिर मौतों की संख्या हो, हर रोज के हिसाब से वो बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे से आज मुलाकात की। अगर वो तस्वीर हम दिखाएं, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और ये दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आर्मी चीफ आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। आर्मी चीफ से प्रधानमंत्री लगातार एक्शन में है, रोज मिल रहे हैं, किसी ना किसी बड़े अधिकारी से बता रहा है। इसके पीछे वजह मैं आपको बताऊं, दरअसल आर्मी चीफ से बात करके प्रधानमंत्री ने आर्मी को भी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लगा दिया है। इससे पहले आपको बताऊं प्रधानमंत्री वायु चीफ से भी मिले थे। देखिए आरकेएस भदौरिया, वायु चीफ आरकेएस भदौरिया यहां बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वायुसेना एक बड़ा रोल प्ले कर रही है कोरोना महामारी से निपटने में। जो भी चीजें विदेशों से मदद जो आ रही है विदेशों से, वो कैसे वायुसेना लेकर आ रही है, ये हम आपको दिखाते हैं। बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ दिन पहले, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बता रहा है कि किस तरह से पूरी सेना को लगा दिया गया है कि वो कोरोना में जो चीजें कोरोना के दौरान बाहर से आ सकती हैं, आर्मी भी अब इसमें लग गई। देखिए जरा रिपोर्ट। देश में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर सेना तक एक्शन मोड में। प्रधानमंत्री मोदी हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मदद के लिए दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों से बात करनी हो या फिर राज्यों से कोरोना पर काबू करने की रणनीति पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सेना प्रमुख नरवणे के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सेना की तैयारियों और सहयोग के बारे में जाना। इस दौरान पीएम मोदी और सेना प्रमुख के बीच काफी देर तक चर्चा चलती रही। एमएम नरवणे ने पीएम मोदी को बताया कि कैसे सेना अस्पताल बनाने से लेकर ऑक्सीजन पहुंचाने तक का काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया के साथ भी बैठक की, जिसमें उन्होंने सेना की तैयारियों और मुस्तैदी की जानकारी ली। और आइए अब आपको बताते हैं जरूरी जानकारी। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताएं, अगर आप स्टीम ले रहे हैं घर में, भाप ले रहे हैं घर में, तो आप जान लीजिए जरूरत से ज्यादा स्टीम मत लीजिए, वरना ये नुकसानदेह भी है। आगे बढ़ूं सेगमेंट में जरूरी जानकारी आपको दे दूं कि ये आपको नुकसान भी कर सकती है। जल्दी से आइए आपको बताता हूं कि ज्यादा भाप लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। कोरोना
भाप लेने से नहीं मरता है। एक गलतफहमी लोगों के जहन में है कि आप भाप लेते रहिए, जितनी ज्यादा स्टीम लेंगे कोरोना नाक में या मुंह में है तो मर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जल्दी से हम इसको आगे बढ़ाएं। तो स्टीम लेने से कोरोना नहीं मरता है, इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। ज्यादा गर्म अगर आप भाप लेंगे स्टीम, तो आपके फेफड़ों को भी नुकसान हो सकता है। जरा नजदीक आइए। भाप सांस की दिक्कत को दूर कर सकता है, यानी अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो आपकी सांस लेने की जो परेशानी है वो जरूर दूर हो सकती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खुल सकता है, लेकिन कोरोना नहीं मरता। नाक जाम हो तो भाप से नाक खुल सकती है, ये हो सकता है। कोरोना नहीं मरेगा, इस गलतफहमी से मैं आपको दूर करना चाहता हूं, ये गलतफहमी। इसके अलावा अगर मैं जल्दी से ग्राफिक्स आगे बढ़ाऊं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोगों के अंदर दरअसल एक गलतफहमी है कि वो सोचते हैं स्टीम लेंगे तो स्टीम लेने से कोरोना मर जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सख्तियां लागू कर दी गई हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप जान लीजिए कौन कौन सी सख्ती यूपी में लागू की गई है। ये आपके राज्य में भी हो सकती है। लॉकडाउन बढ़ाया गया है, मास्क ना पहनने पर जुर्माना है। एक सख्ती, सड़क पर थूकेंगे तो पेनाल्टी लगेगी। उत्तर प्रदेश में लोगों के इकट्ठा होने पर भी कार्रवाई की जाएगी। धर्म स्थल में सिर्फ 5 लोगों की एंट्री है, यह बड़ी सख्ती है। यानी धर्म स्थल में सिर्फ 5 लोगों की एंट्री, अगर उससे ज्यादा जा रहे हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रसाद बांटने, जल छिड़काव पर फिलहाल रोक है। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो नहीं करनी। इस दौरान स्कूल कोचिंग खोले जाने की इजाजत नहीं है, स्कूल और कोचिंग भी नहीं चलेगी। तो योगी आदित्यनाथ को बेशक कोरोना हुआ है, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं, टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर कड़ी नजर बनाए हुए। देखिए रिपोर्ट। से ज्यादा समय बीत चुका है, योगी होम आइसोलेशन में है। कोरोना के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए। कोरोना वायरस ने योगी पर हमला तो बोल दिया, लेकिन उनके जज्बे को रत्ती भर भी कम नहीं कर पाया। संक्रमण के बाद से ही सीएम योगी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। वो घर से प्रदेश की हर जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। लगभग हर रोज ही वो कोरोना के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ स्थिति का आकलन कर रहे हैं। लगातार कोरोना के लिए बनाई गई टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। टीम 11 के साथ बैठक में एक बार फिर योगी ने कोरोना के हालात पर चर्चा की। ऑक्सीजन समेत तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी दौरान फैसला लिया गया कि यूपी में 2 दिन की बजाय 3 दिन के लॉकडाउन को लागू किया जाए। यानी अब प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को इस दौरान छूट मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यह सख्ती लागू हो गई है, लेकिन एक और जरूरी जानकारी वैक्सीन से मुतल्लिक आपको दे दें। अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं और बहुत से सवाल दिमाग में चल रहे हैं, तो कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप ये सोचे कि सेकेंड डोज लेने जा रहे हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है अगर एक बार आपने करवा लिया। दूसरी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 2 डोज, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, 2 डोज अगर आप ले रहे हैं, 2 डोज के बीच में 6 से 8 हफ्ते, 2 डोज के बीच में 6 से 8 हफ्ते होने का गैप, अंतर होना जरूरी है। इसके आगे मैं आपको बताऊं कि पहली डोज के बाद संक्रमण पर दूसरी डोज देर से लें। इसको ध्यान से समझिए कि अगर आपने पहली डोज ली, कोरोना हो गया, तो दूसरी डोज आप कब लेंगे? कोरोना ठीक होने के बाद कम से कम 2 हफ्ते गुजारिए, उसके बाद लीजिए अगला अपना डोज। दूसरी डोज संक्रमण खत्म होने के 4 से 8 हफ्ते बाद। यह जो जानकारी है, अगर आपको कोरोना था, कोरोना ठीक हो जाएगा, 4 से 8 हफ्ते बाद आप दूसरी डोज लेंगे। यह महत्वपूर्ण जानकारी वैक्सीन से जुड़ी हुई थी, तो हम आपको बीच बीच में जरूरी जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन जो देश में हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार कैसे न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर कोशिशें हो रही हैं कि हालात सामान्य हो, लोगों को ऑक्सीजन मिले, लोगों को ऑक्सीमीटर मिले, लोगों को तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जाए, लेकिन उसके बावजूद अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन की किल्लत है। आइए आपको बताते हैं, विदेशों से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, जो चीजें विदेशों से मदद के रूप में भारत को मुहैया हो रही है। देखिए ब्रिटेन से जो खेप आई है,
लुफ्थांसा एयरलाइंस के जरिए ये खेप आई है, भारत को मदद की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन अगर हम ये विजुअल दिखाएं। लुफ्थांसा एयरलाइंस की तस्वीरें हैं, ब्रिटेन से मदद की खेप आई है। ये देखिए गेट खुला और उसके बाद ये जो खेप अंदर से निकल कर आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिटेन भारत को मदद भेज रहा है और बड़ी खेप मदद की ब्रिटेन से हिंदुस्तान आई है। न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद कर रही है। आपको दिखाते हैं रशिया की तस्वीरें, रूस की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए रात को रूस से जो माल आया है, जो खेप आई मदद की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो चीजें निकल रही हैं, बड़ी मदद भेजी है रूस ने। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फोन पर बातचीत की थी, बाकायदा खुद पीएम ने ट्वीट किया था। उसके बाद देखिए ये बड़ी खेप रूस से आ रही है। चारों तरफ से भारत को हर रोज मदद मिल रही है। भारत को अलग अलग मुल्कों से, रूस से कुछ और जो चीजें आई हैं वो आपको दिखाते हैं। दिन में जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं रूस से। ये देखिए रशिया की तस्वीरें, स्पुतनिक वी यानी स्पुतनिक वैक्सीन भी रूस से आनी है हिंदुस्तान में, जो 1 मई से संभव है। आपको लग सके अगर और नजदीक से हम दिखा सकें आके, ये देखिए ये जो है ये पूरी चीजें रूस से आई हैं। ये इसमें मेडिकल इक्विपमेंट भी शामिल है। भारत को इसकी जरूरत है, इसलिए ये सारी चीजें अलग अलग देशों से आ रही है। न सिर्फ रूस बल्कि आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं अमेरिका से हिंदुस्तान में क्या आया। ये देखिए यूएस एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स का ये विमान लैंड हुआ है और ये अमेरिका से जो चीजें आई हैं देश में वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये विमान एयरफोर्स का, यूएस एयरफोर्स का ये विमान लैंड हुआ, वहां से यहां खेप पहुंचाकर वापस लौट गया है। तो अमेरिका से ये तस्वीरें जो आ रही है, देखिए अमेरिका से जो खेप आई है, अमेरिका से जो चीजें आई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर हैं और ऑक्सीमीटर्स और इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। आइए बैंकॉक से क्या कुछ आया है, मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से मदद मिल रही है, हर देश से कुछ ना कुछ आ रहा है। ये देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैंकॉक से। ये देखिए ये है क्रायोजेनिक टैंक, बैंकॉक से ये आया है क्रायोजेनिक टैंक। इसमें देखिए पीपीई किट पहने हुए जो लेकर आ रहे हैं, इसे कैसे विमान में अंदर रखा जा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत हिंदुस्तान में इस वक्त क्रायोजेनिक टैंक की है। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो गई है इसके बाद अब हमें एहसास हो रहा है कि इस टैंक की कितनी जरूरत है, क्योंकि अस्पतालों में जो लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचती है वो इन क्रायोजेनिक टैंक्स के जरिए ही पहुंचती है। इन क्रायोजेनिक टैंक्स में आपको बताऊं डबल वॉल्व होते हैं, अंदर चैम्बर्स होते हैं, ऑक्सीजन -90 से लेकर -85 तापमान तक ऑक्सीजन इसमें रहती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद दुबई की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बैंकॉक के बाद दुबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूएई से भी हमें बहुत सी मदद आई है। देखिए ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, दुबई से जो मदद आई है इस हेलीकॉप्टर के जरिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्रायोजेनिक टैंक भी इसमें शामिल है, ये दुबई से आया है। ये जो आप देख रहे हैं क्रायोजेनिक टैंक, ये दुबई से आया है। अगर आप देखिए दुबई, बैंकॉक, अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह से हिंदुस्तान को मदद मिल रही है। जरा आपको सुनवाते हैं रूस के एम्बेसडर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। Joint fight against the coronavirus threat is one of the most important areas of our cooperation at present. It also includes the forthcoming deliveries of the Sputnik V vaccine starting from May 2021. Cooperation in the field of medical science. India approved emergency supplies of hydroxychloroquine to Russia as a gesture of goodwill when the pandemic unfolded last year. We appreciate it and we remember it. This is the only way we can defeat the coronavirus, by uniting our endeavors and supporting each other in difficult times. रूस के एम्बेसडर को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे हम मिलकर ही कोरोना को मात दे सकते हैं। तो रूस से आपने देख लिया क्या कुछ आया, ब्रिटेन से देख लिया, अमेरिका से देख लिया, बैंकॉक से देख लिया, दुबई से देख लिया, लेकिन चीन जिसने अपनी सिचुआन एयरलाइंस मौके पर रद्द कर दी थी कार्गो के लिए, अब चीन भी लाइन पर आ गया है। कैसे चीन लाइन पर आया है, कैसे हिंदुस्तान की मदद करने को तैयार हुआ है, देखिए जरा रिपोर्ट। भारत की मदद में दुनिया के एक साथ आने के बाद चालबाज चीन भी लाइन पर आ गया है।
पहले मदद को ऑफर किया, लेकिन उसके बाद भारत को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई कर रहे विमानों पर रोक लगा दी। अब एक बार फिर ड्रैगन ने पलटी मारी है। अब चीन ने भारत को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई में तेजी लाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत में चीन के राजदूत सन वेइडोंग ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के ऑर्डर को लेकर चीनी कंपनियां ओवरटाइम कर रही हैं। 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऑर्डर आए हैं। सप्लाई को लेकर कार्गो प्लेन योजना पर काम कर रही है। कस्टम विभाग जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन चालबाज चीन को समझना मुश्किल है। दरअसल चीन ने दक्षिण एशिया को लेकर कोरोना डिप्लोमेसी शुरू की, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत पहले से ही पड़ोसी देशों के संपर्क में है और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान सहित कई देशों को वैक्सीन भेज चुका है। और आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि कोरोना से किसको खतरा है। अगर डायबिटिक हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, आपके घर में कोई है, तो जल्दी से आपको बता देते हैं क्या करना है आपको, और बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों ये आपको बताने जा रहे हैं हम, इसलिए कि कोरोना से आखिर किसे खतरा है और किसे खतरा नहीं है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर में कोरोना का ज्यादा खतरा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें भी उतना ही खतरा है जितना एक सामान्य शख्स को है। यानी अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, आपको उतना ही खतरा है जितना एक नॉर्मल सामान्य शख्स को खतरा है कोरोना संक्रमण का। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि अगर डायबिटिक हार्ट पेशेंट को कोरोना हो गया तो उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है बनिस्बत एक सामान्य आदमी से, लेकिन संक्रमण का खतरा दोनों को बराबर है। दूसरी चीज, शुगर के अगर आप पेशेंट हैं तो शुगर जांचते रहें, दवा खाते रहें। इसके अलावा हार्ट अगर डिजीज है, आपको दिल के मरीज हैं, तो डॉक्टर ना मिले तो भी दवा जरूर लेते रहें। ऐसी स्थिति में कई बार डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन दवा अपनी जरूर लेते रहें। हार्ट डिजीज के अलावा मैं बताऊं, ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर आपको है तो बीपी की दवा से कोरोना की गंभीरता नहीं बढ़ती है। बहुत से लोगों में गलतफहमी है कि बीपी की दवा लेंगे तो कोरोना की गंभीरता बढ़ जाएगी या कोई स्थिति खराब हो सकती है। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है इन दोनों का। अगर ब्लड प्रेशर है तो वैक्सीन से पहले या बाद में पेन किलर दवा नहीं लें। ये न सिर्फ ब्लड प्रेशर वालों के लिए बल्कि सभी के लिए है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो पेन किलर्स अवॉइड करें, पेन किलर्स परहेज करें। यह मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है क्योंकि अगर इन चीजों का आप पालन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बताऊं कि अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। आपको तस्वीरें जो हम दिखाने जा रहे हैं, आइए आपको हम हल्द्वानी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा हल्द्वानी की जो तस्वीरें हैं, ये पीपीई किट में जो आपको मेडिकल स्टाफ नजर आ रहा है, अगर ये तस्वीरें दिखाएं हम एम्बियंस के साथ। तो इस महामारी के दौरान जहां चारों तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो नकारात्मक है, नेगेटिविटी भर रही है। शादी की तस्वीर जो पीपीई किट में एक शख्स डांस कर रहा था। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।